और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मनीष सिसोदिया के पास कई विभागों की जिम्मेदारी थी। सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद उनके विभाग का काम भी मनीष सिसोदिया ही देख रहे थे। दिल्ली सरकार के 33 विभागों में से 18 विभागों की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के पास थी। सत्येंद्र जैन 9 महीनों से जेल में बंद हैं। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही विपक्षी दल केजरीवाल सरकार पर पूरी तरह हमलावर थे। वहीं सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री के पद पर थे। दोनों के इस्तीफे को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि इससे काम नहीं रुकेंगे और बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। देखिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका काम किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। इस कारण से दोनों मंत्रियों का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया गया है। उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जहां तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है और कोई सत्यता इसमें नहीं है। यह बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। क्या आरोप लगाया बीजेपी के लोगों ने? 10,000 करोड़ की रिश्वत खाई मनीष सिसोदिया ने। 14 घंटे सीबीआई का छापा घर पर हुआ, गांव पर हुआ, दफ्तर में हुआ, बैंक का लॉकर चेक कर लिया। कहीं तो कोई कागजात, कोई सोना, कोई संपत्ति मिलती। लेकिन एक फर्जी, एक बेबुनियाद आरोप उस शिक्षा मंत्री के ऊपर लगाया गया जिन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए रात मेहनत किया। एक बेहतरीन शिक्षा का मॉडल पूरी दुनिया और देश को दिया। आज पूरा देश इस बात को देख रहा है, करोड़ों लोग इस बात को देख रहे हैं कि कैसे एक सरकार को, कैसे आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर और परेशान होकर आज बीजेपी और मोदी सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार से आम आदमी पार्टी की नींद टूटी। बीजेपी ने केजरीवाल के भी इस्तीफे की मांग की है। हमें इस बात पर विश्वास हो गया था कि जिस सीबीआई जांच की मांग स्वीकार की गई और उसी दिन 24 घंटे के अंदर शराब नीति वापस ली जाती है, हमें उसी दिन विश्वास हो गया था कि ये आदमी सलाखों के पीछे जाएंगे। भरोसा हमें पहले भी था। आप गली गली में शराब के ठेके खोलेंगे, शराब पीने वालों की उम्र कम कर देंगे, धार्मिक स्थलों के पास ठेके खोलेंगे, एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री देंगे और दिल्ली की जनता आपको देखती रहेगी। अरविंद केजरीवाल, ऐसा नहीं होना था, ना ही ऐसा आगे होगा। आपकी इस 2% से 12% की जो बीच की दलाली है, इसका पर्दाफाश भी होगा। और हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की जनता ने इस शराब नीति के खिलाफ जो संघर्ष किया है, उसका आज एक पहला परिणाम हमें देखने को मिला है। और निस्संदेह मैं आपको बता दूं, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे घोटाले के सूत्रधार, सरगना माननीय अरविंद केजरीवाल, आपको भी इस्तीफा देना होगा। उधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने कहा है कि दिल्ली में शराब के मामले में घोटाला और गड़बड़ हुई है। हम इस मामले में शिकायतकर्ता हैं, लेकिन ये भी कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। भाजपा के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पार्टी का ये कहना है कि पिछले 9 सालों में सरकारी तंत्र और सरकारी एजेंसीज जो भाजपा की फ्रंटल बन चुकी है, उनका लगातार दुरुपयोग हुआ है और उनको लगातार विपक्ष को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी हम पूर्णतः भर्त्सना करते हैं। ये एक पैटर्न है। कंप्लेनेंट है भाई, इसमें मैं मानने की क्या बात, ये कैसा सवाल है? हम कंप्लेनेंट है, भाजपा कंप्लेनेंट नहीं है। आज भाजपा भले बैठकर सीना चौड़ा करके घोटाला घोटाला घोटाला, जब घोटाला हो रहा था तब इन्होंने अपने मुंह में दही जमाई हुई थी, आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। कंप्लेनेंट नहीं है, कंप्लेनेंट कांग्रेस पार्टी है इस मामले में।
इस शराब पॉलिसी में बहुत त्रुटियां हैं और उस पर सवाल, उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन क्या अरेस्ट, क्या इस तरह का मिसयूज जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। लगातार कश्मीरी पंडितों की चुन चुन कर हत्या की जा रही है। ऑर्डर का डंका बजाने वाली ये सरकार कहां, कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो जाती है जब ऐसा होता है? आपका नैतिक बोलने का क्या अधिकार है कश्मीर पर, जब कश्मीरी पंडितों की हत्या होती, जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, आप उनसे 3 महीने से मिलने का आपके पास टाइम नहीं है। तो दिल्ली आबकारी घोटाला केस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी घोटाला केस में दखल देने से इनकार कर दिया। इस केस में सिसोदिया 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर हैं। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना था, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत के लिए पहले दिल्ली हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांगा जा रहा है? आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए? यह अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है। इधर सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इससे पहले शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। को आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। दरअसल मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके सीबीआई के द्वारा जो अरेस्टिंग हुई है उसको अवैध करार देने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं उनसे सवाल किया कि जब आपके पास कानूनी विकल्प है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकील से कहा कि उनके पास कानूनी विकल्प है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल इस मामले पर अभी सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता है। कैमरामैन रमेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो दिल्ली की नई आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, सीएम केजरीवाल के तमाम आरोपों पर आपके संस्थापक सदस्य और मनीष सिसोदिया के पुराने मित्र रहे योगेंद्र यादव से नेटवर्क 18 संवाददाता शिवम प्रताप ने खास बातचीत की है। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरह के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं, एक जाना माना नाम है और सबसे बड़ी बात, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ वो संस्थापक थे, लंबे समय तक मनीष सिसोदिया के साथ काम किया है। सर, एक छोटा सा बेहद सवाल, मनीष जी को गिरफ्तार किया गया है, आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर आम आदमी पार्टी पर हमला है, लेकिन ऐसे कई तथ्य आए हैं जिनके आधार पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जहां तक सरकार के आरोपों की बात है, इसमें कोई शक नहीं, आरोप की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार जांच कर रही है, जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और जिस तरह से सरकार बाकी तमाम भ्रष्टाचार के मामलों को दरकिनार करके केवल और केवल इन पर फोकस कर रही है, उसका एक ही निष्कर्ष है, वो ये कि ये सारी कार्रवाई अपने विपक्षियों को ठिकाने लगाने के लिए की जा रही है। बीजेपी को और सीबीआई को भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल राजनीतिक स्टंट करना और देश का ध्यान सबसे बड़े स्कैम से हटाना। मैं आम आदमी पार्टी का मित्र नहीं हूं, मैं उनका आलोचक हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं सच ना बोलूं। धन्यवाद। सर सत्येंद्र जैन जी की जब जेल में गए थे तब भी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि झूठे आरोप है। आप बड़ा चेहरा है, कोर्ट ने उनको 6-7 महीने से बेल नहीं दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो कोर्ट बेल देता। और सेम मनीष सिसोदिया के भी कहा जा रहा है आरोप में, कल कोर्ट ने ये कहा कि कई ऐसी चीजें निकल कर आई हैं। ये बातें आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछे, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो आम आदमी पार्टी का आलोचक हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी का आलोचक होने के नाते, आलोचक दुनिया में दूसरे तो कहेंगे दुश्मन, मैं तो हूं नहीं, विरोधी हूं, आलोचक हूं। लेकिन सच ये है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की जो हरकत है वो केवल और केवल इन एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल है, इनको अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने की कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने। सीधे तौर पर योगेंद्र यादव जी का कहना है कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, इस मामले में जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18
दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। पार्टी ने पीएम मोदी को टिप्पणी को लेकर दलित समाज का अपमान किए जाने के बराबर करार दिया है। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि पीएम मोदी की पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी दलित समाज और वोटरों का अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा है कि पीएम ने केवल खड़गे का अपमान नहीं किया बल्कि उन वोटरों का भी अपमान किया है जिन्होंने खड़गे को चुना। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी करना प्रधानमंत्री मोदी की आदत है। खराब तबीयत के बावजूद सोनिया गांधी समारोह में शामिल हुई थी। ख्याल है कि पीएम मोदी ने 27 फरवरी को कर्नाटक में कहा था कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपने महाअधिवेशन के दौरान अपमान। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता सदन ने किसी के पिता के बारे में अगर सदन में कहा तो स्वाभाविक है कि दूसरा भी पिता पर कहेगा। ये परंपरा छोड़नी होगी। ऐसी शिक्षा नेताजी मुलायम सिंह यादव ने मुझे नहीं दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच तू तड़ाक की नौबत आ गई थी। अखिलेश यादव ने विकास को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और नीति आयोग के आंकड़ों का जिक्र करते हुए विकास की दिशा में यूपी को बहुत पीछे करार दिया। अखिलेश यादव ने 2023 और 24 के बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि इसमें न वर्तमान की समस्याओं का समाधान है और न ही भविष्य का रास्ता है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन उस वादे का कोई भविष्य अभी तक नजर नहीं आया। अखिलेश ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। अध्यक्ष महोदय, ऐसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिलेगी, ऐसे 34% का हमें जीडीपी का ग्रोथ रेट मिलेगी, और केवल समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाए थे टू डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी के लिए। अगर नोएडा में एलिवेटेड सड़क की जरूरत थी तो एलिवेटेड सड़कें बनी है। नोएडा को गाजियाबाद जोड़ने के लिए, नोएडा के अंदर ट्रैफिक को ईज आउट करने के लिए, दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी सरकार की है। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा मेट्रो किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। गाजियाबाद की एलिवेटेड सिंगल 6 लेन एलिवेटेड रोड अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। 6 साल में हमें बताए सरकार कि अगर कहीं इस तरह की एलिवेटेड सड़क बनाई हो तो बताएं। जिस समय वो बनी थी वो देश की इकलौती सड़क थी, सिंगल पेयर। नेता सदन सिंगल पेयर 6 लेन सड़क कहीं तो बना देते आप। हम पे तो बुद्धि नहीं है, हम तो एक ही बना पाए। और हम तो कहते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड जितनी गाजियाबाद में बनाई थी रिकॉर्ड टाइम में, पूरे देश में कहीं नहीं बनी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में एक भी बनाई हो तो बता दो हमें आप। उधर बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दिया गया है। वहीं सबसे ज्यादा आवंटन पथ निर्माण विभाग के लिए किया गया है। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा में बिहार का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कुल 2,61,855 करोड़ का बजट पेश किया है। 2023-24 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल में बिहार के बजट का आकार 3 गुना बढ़ा है। इस बजट का आकार 22-23 में 2,37,691.19 करोड़ रुपए के विरुद्ध इस वर्ष 2,61,885.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है महोदय। इस बजट में वित्त मंत्री ने बिहार में बम्पर बहाली किए जाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 का प्रथम अवयव युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। राज्य की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। युवा भविष्य के आधार होते हैं। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है। नहीं करते हैं वो
बजट में अलग अलग पदों पर और अलग अलग सेवा में होने वाली बहाली का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने बताया, बिहार लोक सेवा आयोग में करीब 49,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी, जबकि कर्मचारी चयन आयोग से 2900 नौजवानों को जॉब मिलेगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग को करीब 12,000 यानी कुल मिलाकर 63,900 पदों पर भर्ती के लिए सूचना भेजी जा चुकी है। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार पुलिस में 75,543 के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 90,762 विज्ञापित पदों के विरुद्ध 42,000 टीचरों की नियुक्ति की जा चुकी है। बचे हुए 48,762 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। बिहार लोक सेवा आयोग को लगभग 49,000, कर्मचारी चयन आयोग को लगभग 2,900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12,000, अर्थात कुल 63,900 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी। हालांकि कुछ दिनों पहले तक 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की जाती थी, लेकिन बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने नौकरी की जगह 10 लाख रोजगार की बात कही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि नारायण, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। सीएम ने इकोनॉमिक सर्वे पर खुशी जताई है, तो वहीं कांग्रेस ने सर्वेक्षण के आंकड़ों को झूठा करार दिया है। प्रदेश विधानसभा में बजट से पहले राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण आया है। सीएम ने सर्वेक्षण के तथ्यों पर खुशी जताई है, साथ ही ये भी कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। सीएम ने कहा कि कोविड के बावजूद राज्य का विकास हुआ है। 2022 और 23 में ये बढ़ के 24% हुई है। अगर आप राजस्व संग्रहण की बढ़ती हुई गति को देखेंगे, हमने लगातार राज्य का करों का संग्रह भी बढ़ाया है। उधर आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर वित्त मंत्री तरुण भनोत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सर्वेक्षण के आंकड़ों को झूठा करार दिया। आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े दिए गए थे वो गलत थे, अलग थे, और जो बजट में पेश किए वो आंकड़े अलग थे। तो माननीय मंत्री जी को तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अधिकारी जो पर्चे और पुर्जा पकड़ा देते हैं वो उसको पढ़ देते हैं। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। हमारे किसान जिनकी आय दोगुनी करने की ये बात करते थे, खेती को फायदे का धंधा बनाने की बात करते थे, वो आत्महत्या कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग चल रही है और ये बजट पेश होने के बाद भी देखने को मिलेगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 2 मार्च को दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, चीनी विदेश मंत्री किंग गोंग, यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली और बाकी G20 सदस्य देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। बैठक में जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा संकट और दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़े दूसरे तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। बैठक में भारत की तरफ से आमंत्रित 9 देशों के विदेश मंत्री और संगठन के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक पर इसलिए भी नजर रहेगी कि यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में अमेरिका, पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनाव बरकरार है। पिछले दिनों बेंगलुरु में हुई G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में अमेरिका, पश्चिमी देशों और रूस और चीन के बीच असहमति सामने देखने को मिली और इसीलिए कोई संयुक्त बयान पर सहमति नहीं बन सकी। सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले यहां दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। यह बैठक गुरुवार सुबह राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होगी, जहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन, चीन के विदेश मंत्री गांग और रूस के विदेश मंत्री लावरोव शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर इसमें चर्चा होने जा रही है। लेकिन अहम बात यह है कि यह बैठक उस वक्त हो रही है कि जब रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल बीत चुका है, तो माना जा रहा है कि उसका साया इस बैठक पर भी पड़ सकता है। और अब से कुछ दिन पहले हमने देखा है कि बेंगलोर में G20 वित्त मंत्रियों की जब बैठक हुई थी, उस वक्त रूस और चीन ने यूक्रेन के जिक्र पर अपनी आपत्ति जताई थी। तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया की नजरें इस बैठक पर रहने वाली हैं और वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी विदेश मंत्रियों को गुरुवार सुबह संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी स्क्वाड्रन भारत पहुंची।
इसे पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया है, जहां से पंजाब और उत्तरी राजस्थान पर होने वाले किसी भी हवाई हमले को रोका जा सके। चीन से तनाव बढ़ने की स्थिति में भारत इसकी तैनाती को पश्चिमी मोर्चे से पूर्वी मोर्चे पर भी शिफ्ट कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस से भारत को देने पर एक तरफ भारत और रूस की दोस्ती को और गर्माहट मिली है, तो दूसरी तरफ भारत देश का एयर डिफेंस सिस्टम को बेहद मजबूती मिली है। रूस से S-400 की 5 स्क्वाड्रन आनी है। भारत के प्रति रूस की दोस्ती की खासियत की अगर बात करें तो इस बात से इसे समझा जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बावजूद रूस ने तय समय में इस स्क्वाड्रन की डिलीवरी की थी। भारत को रूस से S-400 की तीसरी स्क्वाड्रन मिल गई है और इससे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच में दोस्ताना रिश्ता और ज्यादा गर्म हुआ है। इस तीसरी S-400 स्क्वाड्रन की अगर बात करें तो इसे पाकिस्तान से सटे मोर्चे पर तैनात किया जाएगा, जहां से अगर पाकिस्तान की तरफ से पंजाब या पश्चिमी राजस्थान की तरफ अगर कोई हवाई हमला होता है तो उसे पहले ही उसे रोका जा सके। तो वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन से सटे मोर्चे पर अगर हवाई तनाव अगर बढ़ता है तो तुरंत इसे पश्चिमी मोर्चे से पूर्वी मोर्चे पर शिफ्ट किया जा सकता है। और अगर पूरे सिस्टम की अगर बात करें, सिस्टम की अगर बात करें तो जिस तरह से S-4 सिस्टम की अगर बात करें तो ये तीसरी खेप भारत को मिली है। पहली खेप जो है वो रूस से दिसंबर 2021 में मिला था। दिसंबर 2021 में जब मिला था उसके बाद उसे पठानकोट में लगाया गया था। पठानकोट से सटे मोर्चे पर तैनात करने के बाद वहां पे चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, वो मोर्चा बेहद मजबूत हुआ, क्योंकि वहां पर लगाने से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई एयर हमला होता है तो वहां पर उसको जवाब देने के लिए वो है। वहीं दूसरी अगर बात करें तो S-400 की जो दूसरी खेप है, दूसरी स्क्वाड्रन जो है वो साल 2022 में अप्रैल महीने में रूस के द्वारा भारत को दिया गया और जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। और तीसरी की अगर बात करें तो फरवरी 2023 में रूस के द्वारा भारत को S-400 की तीसरी जो स्क्वाड्रन है वो दिया गया। तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे सिस्टम की बात करें तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूती की ओर बढ़ा है। और अगर बात करें भारत और रूस के बीच दोस्ताना रिश्ते की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है भारत का जो ये दोस्ताना रिश्ता है और ज़्यादा मजबूत हुआ है। इसके साथ ही इस सिस्टम की अगर बात करें तो इसकी खासियत की अगर बात करें तो ये सिस्टम कई मायनों में बेहद मजबूत माना जा सकता है। S-400 मिसाइल डिफेंस की जो खासियत है अगर उसकी बात करें तो S-400 मिसाइल सिस्टम एक साथ मल्टी टारगेट को निशाना बना सकता है। इसके साथ ही इस मिसाइल सिस्टम की दूरी तकरीबन 400 किलोमीटर है और मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की दूर से ही नसराबूद करने में सक्षम है। और इसके साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली यह रूसी मिसाइल प्रणाली 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई को लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। इसके साथ ही एक बार में 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इस मिसाइल एक तरह से कहते हैं कि इस रेजिमेंट में 32 मिसाइलें होती हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये एंटी ब्लास्टिक मिसाइल आवाज की गति से भी ज्यादा तेज रफ्तार से ये काम करती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ देखा जाए भारत और रूस का जो दोस्ताना रिश्ता है उसमें काफी गर्माहट देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूती की राह में आगे लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र योगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। न्यूज 18 ने एक बार फिर मीडिया जगत में अपना लोहा मनवाया है। न्यूज 18 JKLH को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कैटेगरी में सिल्वर अवार्ड हासिल हुआ है। मुंबई ताज सांता क्रूज में आयोजित इंडियन मार्केटिंग अवार्ड सेरेमनी में ये बावकार प्रतिष्ठित अवार्ड न्यूज 18 को मिला है। इस तरह न्यूज 18 लगातार अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। And now for our second silver award in the category, let's take a look. And the second silver award goes to TV18 Broadcast, News 18 Network, taking away the second silver medal in the category. And we have our winners walking up on stage, ladies and gentlemen. So let's make some noise for them.
many congratulations. They take away this silver medal for the campaign News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh and Himachal launch. Congratulations to the whole team. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।